सड़क वीरान और आसमान पर पूरा चांद रोशन था। रात के 9 बज रहे थे और एक कार सड़क पर मुनासिब रफ्तार से महवे सफ़र थी। ड्राइविंग सीट पर फसीहा नामी लड़की विराजमान थी। इसके साथ इसका वालिद डॉक्टर सुल्तान बैठा था। डॉक्टर सुल्तान अहमद शहर का मशहूर सर्जन था। आसूदगी और खुशपोश होने के बायस इस वक्त भी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। डॉक्टर सुल्तान की फीस आम आदमी की पहुंच से दूर थी और अपनी इस जालिमाना कमाई पर इसने प्राइवेट अस्पताल बनाया हुआ था और इसकी तिजोरी रोज़ बरोज़ नोटों से भर रही थी। डॉक्टर सुल्तान की बीवी गजाला का भी शहर में बहुत बड़ा बुटीक था। वो दौलतमंद लोगों की बीवियों के लिए कपड़े तैयार करती थी और इसका ब्रांड अपनी पहचान बना चुका था। उनकी इकलौती बेटी फसीहा अपने वालिदैन से मुख्तलिफ थी। इसके अंदर गुरूर नाम की कोई शय नहीं थी, हालांकि वो सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी और इसके घर का माहौल भी ऐसा था कि घमंड, तकब्बुर, तमकनत और गुरूर उसे दूध की बोतल के साथ मिले थे। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि एक ही जगह रहने वाले एक ही फितरत के मालिक हों। 3 अफराद पर मुश्तमिल वो ख़ानदान शहर से बाहर एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया और अब इनकी वापसी हो रही थी। सुल्तान अहमद अपने बीवी गजाला से मोहब्बत करता था, लेकिन इसका दिल आशिकाना मिजाज का था। खूबसूरती देखकर बहक जाता। सुल्तान अहमद का आखिरी इश्क इसकी एक मरीज़ा के साथ हुआ था जो इसकी बेटी की उम्र की थी और बात खुफिया निकाह तक पहुंच गई थी। वो लड़की सुल्तान अहमद की ऐसी दीवानी हुई कि इससे इसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। इससे कबल के दोनों खुफिया निकाह करते ऐन उस वक़्त गजाला इनके दरमियान में आ गई। इससे अचानक दोनों के मुआशके की खबर हो गई। यूँ उनका निकाह तो ना हो सका, लेकिन वो लड़की डॉक्टर सुल्तान अहमद की जुदाई में दीवानी हो गई थी और इसकी दीवानगी की वजह से गजाला ने अपने शौहर पर अपनी नज़रों का पहरा लगा दिया था। वो लड़की अचानक मंजर से गायब हुई तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आया, वरना इसने एक हंगामा बर्पा किया हुआ था। डॉक्टर सुल्तान ने अपनी बीवी से माफ़ी मांग ली थी। गजाला ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया था और अपने शौहर की इस गलती को माफ़ कर दिया था। वो माफ़ क्यों न करती? इसका शौहर दौलत कमाने की मशीन था, इसलिए उसे बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता था, मगर कभी कभार वो मजाक में माजी का वो दाग डॉक्टर सुल्तान के सामने ले आती और डॉक्टर सुल्तान भी इस बात को हंस कर टाल देता था। अगर इजाज़त हो तो एक सिगरेट सुलगा लो, सुल्तान अहमद ने बीवी से पूछा। थोड़ा सब्र कर ले, सफ़र ज़्यादा नहीं रह गया, घर पहुंचकर जितने चाहे सिगरेट सुलगा लीजिएगा। गजाला ने कहा, आपका जो हुक्म, हम सब्र को ही सिगरेट समझ के पी लेते हैं। सुल्तान अहमद हंसा। फसीहा, तुम गाड़ी की रफ्तार बढ़ा नहीं सकती? गजाला ने अपनी निगाहें फसीहा की तरफ घुमाई। डैड से इजाज़त ले ले, मैं रफ्तार बढ़ा देती हूँ, आपके सामने वो मना कर देते हैं। फसीहा जल्दी से बोली, यही रफ्तार ठीक है। आज ड्राइवर बीमार होने की वजह से हम आपकी ड्राइविंग के साए में सफ़र कर रहे हैं। इतना तवील सफ़र इससे पहले मैंने आपकी ड्राइविंग में नहीं किया, इसलिए मुझे ज़रा डर सा लग रहा है। डॉक्टर सुल्तान अहमद ने बिला तामुल कहा, अच्छी ड्राइविंग कर रही है, मुझे तो बिल्कुल कोई डर नहीं लगा। फसीहा, तुम रफ्तार बढ़ा दो, इसी सड़क पर हमने रात नहीं गुजारनी। गजाला ने इस बार अपनी शौहर की बात से इख्तिलाफ किया। अचानक गाड़ी ने झटके लेने शुरू कर दी। वो तीनों एकदम घबरा गए। ये क्या हो रहा है? सुल्तान अहमद ने पूछा। फसीहा की समझ में भी कुछ नहीं आया। अचानक उसने पेट्रोल की सुई की तरफ देखा तो उसे शदीद हैरत का झटका लगा। शादी की तकरीब के ख़त्म होते ही सुल्तान अहमद ने अपने भांजे को गाड़ी देकर भेजा था कि वो गाड़ी की टंकी फुल करा लाए, और जब उन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया था तो उनके गुमान में भी ये बात नहीं थी कि गाड़ी में पेट्रोल कम है। सफ़र के आगाज़ में ही तीनों शादी के मुतल्लिक खूब बातें करते रहे थे। फसीहा की नज़र पेट्रोल की सुई की तरफ नहीं गई थी। अब अचानक सुई देखकर फसीहा को हैरत का झटका लगा था। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। क्या कह रही हो? ये सुनकर सुल्तान अहमद के साथ गजाला भी चौंकी। गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए मैंने खुद अहसन को भेजा था, तुमने सुई की तरफ देखा ही नहीं था फसीहा? गजाला ने पूछा। मेरा एक बार भी इस जानिब ध्यान नहीं गया, डैड ने मेरे सामने ही तो अहसन को भेजा था और कोई शक ही नहीं था। फसीहा बोली। फिर कार मजीद कुछ झटकों के बाद सड़क की एक जानिब रुक गई। दूर तक जाती सड़क, चांदनी रात, सड़क के दाएं बाएं उस्तादा दरख्तों के झुंड और सन्नाटा था। कार के अंदर ऐसी गहरी खामोशी थी जैसे इन तीनों का वजूद ही ना हो। सुल्तान अहमद को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अहसन ने पैसे तो पूरे लिए और पेट्रोल कम डलवा दिया था। इसकी बेईमानी पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अब क्या करना है? गजाला की आवाज़ ने दोनों को चौंकाया। पेट्रोल पंप भी दूर है। सुल्तान अहमद ने जैसे खुद कलामी की हो। मैं बाहर निकलती हूँ। फसीहा ने कुछ सोचते हुए दरवाजे पर हाथ रखा। तुम बाहर निकल कर क्या करोगी? गजाला ने जल्दी से सवाल किया। किसी गाड़ी को रोककर इससे मदद लेते हैं, फसीहा ने जवाब दिया। इस तरह तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा।
इस वीराने में बाहर निकलकर कोई ज़रूरत नहीं है। सुल्तान अहमद ने कहकर अपने अकब और फिर सामने देखा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी गाड़ी करीब से किसी तीर की तरह गुजर जाती थी। इंसान को इतना भी नहीं डरना चाहिए। फसीहा ने यह कहते हुए दरवाज़ा खोला और दोनों के रोकने के बावजूद बाहर निकल गई। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि यह लड़की के रूप में कोई लड़का है जो बेखौफ और किसी बात की ठान ले तो इसके दूसरे सिरे तक पहुंचकर ही दम लेती है, ग़ज़ाला ने कहा। सुल्तान अहमद मुस्कुराया। ये मेरी बहादुर बेटी है। चांदनी रात में फसीहा का हुस्न और भी निखरा हुआ था। वो अपनी कार के साथ टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। डॉक्टर सुल्तान भी बेटी को देखकर गाड़ी से उतर आया। इन्हें खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक कार उनसे कुछ फासले पर आ रुकी तो पिछली सीट का दरवाज़ा खुला और एक पुरकशिश वजीह नौजवान बाहर निकला। इसे देखते ही फसीहा को लगा जैसे वो कोई हीरो हो। इसकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि फसीहा भी कुछ देर के लिए अपनी नज़रें उससे ना हटा सकी। वो नौजवान चलता हुआ डॉक्टर सुल्तान से कुछ फासले पर रुक गया। इसने शाइस्ता लहजे में पूछा, कोई मसला है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। डॉक्टर सुल्तान ने इसका जायज़ा लेते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, पेट्रोल पंप तो दूर है, अगर आप चाहें तो मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी ले आएगा। मैं अपने किसी मुलाजिम को फ़ोन कर देता हूँ, वो पेट्रोल लेकर यहाँ पहुँच जाता है। नौजवान ने इसी मुतासरकुन लहजे में कहा, जी शुक्रिया, मैं अपने मुलाजिम को फ़ोन कर रहा हूँ। डॉक्टर सुल्तान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए पेशकश कबूल नहीं की। आपके साथ फैमिली है और यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। ये कहते हुए इस नौजवान ने अपना कार्ड निकाला और डॉक्टर सुल्तान की तरफ बढ़ाते हुए बताया, मेरा नाम ज़हीर अनवर है, शहर का मारूफ बिजनेस इदारा अनवर एंटरप्राइज का मालिक हूँ। डॉक्टर सुल्तान ने कार्ड लेकर पढ़ा और उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। ऐसे दौलतमंद लोग डॉक्टर सुल्तान की ज़रूरत थे। इनके साथ अच्छा ताल्लुक़ इसके अस्पताल के लिए बेहतर था। यह कंपनी तो मेरे अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर सुल्तान बोला, मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान अहमद है और जिस सड़क पर आपकी बिल्डिंग है इससे आगे मेरा अस्पताल है। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब तो आपको मेरे साथ चलने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपके काम आकर मुझे खुशी होगी। ज़हीर मुस्कुराया, आपने ठीक कहा है। डॉक्टर सुल्तान ने यह कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ग़ज़ाला से बात करने लगा। इस दौरान ज़हीर जब घूमकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो इसकी नज़र खामोश खड़ी फसीहा पर पड़ी तो इसकी निगाहें इसी पर जम सी गई। ज़हीर की अचानक नज़र पड़ने पर फसीहा ने यकदम अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। ज़हीर का ड्राइवर अब डॉक्टर सुल्तान की कार में बैठ चुका था। पेट्रोल के लिए फ़ोन कर दिया गया था और ज़हीर ने अपनी कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली। इसके बराबर में डॉक्टर और पीछे ग़ज़ाला और फसीहा विराजमान हो गई। गाड़ी इस जगह से चल पड़ी। रास्ते में डॉक्टर सुल्तान और ज़हीर के दरमियान बातचीत होती रही। पहले डॉक्टर सुल्तान ने कारोबारी अंदाज में अस्पताल और अपने तजर्बे के बारे में बताया और इसके बाद ज़हीर अपने बारे में बताने लगा। डॉक्टर सुल्तान इसकी बातें सुनकर मुतासिर हो रहा था। इन लोगों के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत चलती रही। डॉक्टर सुल्तान के बताए हुए पते पर इनकी गाड़ी पहुंच के रुक गई। ग़ज़ाला और फसीहा गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई, जबकि डॉक्टर सुल्तान ने गाड़ी से उतरने की बजाय ज़हीर से कहा, अब आपको एक कप चाय भी पीना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी सही। ज़हीर ने मुस्कुराकर इनकार किया, ऐसा नहीं होगा, आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा। हम चाय पियेंगे और मज़ीद कुछ गपशप करेंगे। हाँ, खाना खाना हो तो वो भी एक साथ ही खाएंगे। तब तक आपका ड्राइवर गाड़ी लेकर भी आ जाएगा। डॉक्टर सुल्तान ये कहकर गाड़ी से बाहर निकल आया। इस बार ज़हीर इनकी पेशकश को रद्द न कर सका। इसे भी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। होश इलाके की इस कॉलोनी में खामोशी थी और बड़े बड़े बंगले रोशन थे। डॉक्टर सुल्तान इसे कशादा ड्राइंग रूम में ले गया। वहाँ दोनों के दरमियान फिर बातचीत का आगाज़ हो गया और साथ ही चाय और दीगर लवाज़मात भी आ गए। चाय और खाते पीते हुए वो आपस में बातें करते रहे। डॉक्टर सुल्तान ने ग़ज़ाला को भी बुला लिया था। वो भी उनके साथ बातों में शरीक हुई तो ज़हीर को मालूम हुआ कि वो एक बड़ा बुटीक चला रही है। ज़हीर का ड्राइवर गाड़ी लेकर आया और वो तीनों एक दूसरे के साथ घुल मिल भी गए। ज़हीर ने जाने की इजाज़त चाही तो डॉक्टर सुल्तान ने इसका हाथ थाम कर कहा, एक शर्त पर जाने की इजाज़त दूंगा। बताइए वो कौन सी शर्त है? ज़हीर ने मुस्कुराकर इनकी तरफ देखा। तुम इस घर को अपना घर समझोगे और जब चाहोगे आओगे, हमारे साथ खाना खाओगे और बहुत सी बातें करोगे। डॉक्टर सुल्तान ने अपनी शर्त बताई। ज़हीर फिर मुस्कुराया, आपने तो ऐसी शर्त बताई है कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं। तो फिर वादा है? मेरा इस शहर में अपना कोई भी नहीं है। वालिदैन की वफ़ात के बाद मैं अकेला ही रह गया हूँ, इसलिए वादा कि मैं आता जाता रहूँगा। ज़हीर ने वादा कर लिया और इजाज़त लेकर चला गया। इसके जाते ही ग़ज़ाला ने कहा, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, वाकई वो अच्छा लड़का है और एक कामयाब बिजनेसमैन भी है। डॉक्टर सुल्तान ने इस बात में सर हिलाई। ज़हीर चला गया और फसीहा के दिल में जाने क्या हलचल छोड़ गया।
بار بار اسے ظہیر کا خیال آ رہا تھا۔ پہلی بار اسے کوئی اتنا اچھا لگا تھا کہ اس کے خیالوں نے اپنے حصار میں جیسے قید کر لیا ہو۔ فصیحہ بہت دیر تک جاگتی رہی اور نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح فصیحہ کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ اس نے وقت دیکھا تو یہ اس کے اٹھنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کی آنکھوں سے نیند اچاٹ ہو چکی تھی، اور بار بار کروٹیں بدلنے کے بعد بالآخر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ فصیحہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو غزالہ کافی پینے کے ساتھ اخبار پڑھ رہی تھی۔ فصیحہ کو دیکھتے ہی غزالہ نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور پوچھا، کیا ہوا؟ آج اتنی جلدی اٹھ گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس جلدی آنکھ کھل گئی۔ فصیحہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ڈیڈ چلے گئے؟ وہ اس وقت تک چلے جاتے ہیں، غزالہ نے بتایا۔ آج کیا مصروفیت ہے تمہاری؟ کچھ خاص نہیں۔ فصیحہ نے جوس کا گلاس اٹھایا۔ میرے ساتھ چلو، کچھ نئی ورائٹی آئی ہے، تم دیکھ لو۔ غزالہ نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ موڈ ہوا تو جاؤں گی، فصیحہ نے کہا۔ اس وقت ملازمہ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت اور قیمتی سگریٹ کیس تھا۔ بیگم صاحبہ، یہ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ غزالہ اور فصیحہ نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ غزالہ نے کہا، یہ تو ظہیر کے ہاتھ میں تھا، یہاں رکھ دو۔ ملازمہ وہ رکھ کر چلی گئی۔ فصیحہ کی نظریں بار بار سگریٹ کیس کی طرف جا رہی تھی، اور پھر اس نے کہہ ہی دیا، مجھے اپنے دوست کی طرف جانا ہے، یہ میں ان کو دے دوں گی۔ تم دینے جاؤ گی کیا؟ غزالہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا مجھے نہیں جانا چاہیے؟ فصیحہ نے سوالیہ نظروں سے غزالہ کے چہرے پر دیکھا۔ غزالہ مسکرائی، بالکل جانا چاہیے، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ میں اب بھی تھوڑی دیر میں نکلوں گی، فصیحہ نے کہا، لیکن وہ اندر سے کچھ مضطرب سی ہوئی۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا، تیار ہو گئی۔ وہ سگریٹ کیس پکڑا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ظہیر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ظہیر کا دفتر بلڈنگ کے دوسرے فلور پر تھا۔ ظہیر کے آفس کے دروازے کے ساتھ ہی ایک کاؤنٹر تھا۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ فصیحہ نے اسے اپنا نام بتایا تو لڑکی نے انٹرکام پر ظہیر سے بات کی اور فصیحہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ کشادہ کمرے میں ایک بڑی سی میز اور اس کے پیچھے کرسی پر ظہیر پروقار انداز میں براجمان تھا۔ فصیحہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ فصیحہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ فصیحہ نے اپنے پرس سے سگریٹ کیس نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ آپ کی یہ چیز ہمارے ہاں رہ گئی تھی۔ ظہیر نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا اور بولا، یہ تو میرا نہیں، میں تو سگریٹ پیتا ہی نہیں۔ ظہیر کی بات سن کر فصیحہ کو حیرت ہوئی۔ ماما کہہ رہی تھی کہ جب آپ آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تھا، ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں سگریٹ بالکل بھی نہیں پیتا اور یہ میرا نہیں ہے، مجھے دے دیں، میں واپس لے جاتی ہوں۔ فصیحہ نے ہاتھ بڑھایا، اب میں واپس نہیں کروں گا، میں یہ آپ کی طرف سے گفٹ سمجھ کر رکھ لیتا ہوں۔ ظہیر مسکرایا، گفٹ؟ فصیحہ چونکی۔ چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کیا لیں گی، جوس، کافی، چائے یا کچھ اور؟ ظہیر نے وہ سگریٹ کیس اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ فصیحہ حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ظہیر اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ گمسم سی تھی۔ اس ملاقات نے فصیحہ کو ظہیر کے اور قریب کر دیا۔ ظہیر کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک خاص چمک تھی۔ جب فصیحہ اجازت لے کر اس عمارت سے باہر نکلی تو وہ بار بار مسکرا رہی تھی۔ فصیحہ گھر جانے کے بجائے سیدھی غزالہ کے بوتیک کی طرف چلی گئی۔ جب فصیحہ نے بتایا کہ وہ سگریٹ کیس ظہیر کا نہیں تھا اور ظہیر سگریٹ پیتا ہی نہیں، تو غزالہ معنی خیز انداز میں مسکرائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، رات کو ظہیر سے ہونے والی ملاقات نے ہم دونوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ وہ کامیاب بزنس مین ہے اور اچھا لڑکا ہے۔ ہم دونوں نے رات ہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر ظہیر ہمارا داماد بن جائے تو ہماری بیٹی کی قسمت کھل جائے گی۔ تب تمہارے ڈیڈ نے وہ سگریٹ کیس خود وہاں رکھا تھا اور میں نے ملازمہ سے کہا جب فصیحہ آئے تو میرے پاس آنا، ہم چاہتے تھے کہ تم اس بہانے ظہیر سے ملو۔ غزالہ کی بات سن کر فصیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو گلے سے لگا کر کہا، ظہیر بہت اچھا ہے۔ اس ملاقات نے ہم دونوں کو قریب کر دیا۔ واقعی؟ غزالہ خوشگوار انداز میں بولی۔ ہاں واقعی، فصیحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم اس تعلق کو مزید مضبوط بنا دیں گے اور جلد ہی ظہیر کو ڈنر پر بلائیں گے، غزالہ نے کہا۔ 2 دن بعد ڈاکٹر سلطان نے ظہیر کو کھانے پر بلایا اور ایک پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس ڈنر پر وہ خوب گپ شپ رہی، چاروں میں ہنسی مذاق بھی ہوا اور وہ سب ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ظہیر نے رات کے جاتے ہوئے فصیحہ سے اظہار محبت بھی کر دیا اور فصیحہ سرشار ہو گئی۔ ڈاکٹر سلطان نے اسے اپنے طور پر تسلی کر دی کہ ظہیر بزنس کی دنیا میں اچھی شہرت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سلطان اور غزالہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دونوں کی دھوم دھام سے منگنی کر دیں گے۔ جب ظہیر سے بات ہوئی تو اس نے چند ثانیہ خاموشی کے بعد کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ظہیر نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ہیرے کی رنگ نکالی تو ڈاکٹر سلطان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ویسے تو میں یہ رنگ ہر وقت اپنے ساتھ لے گھومتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ رنگ باقاعدہ آپ لوگوں کی موجودگی میں فصیحہ کو پہنا دوں۔ باقاعدہ رسم 8-10 دن بعد ایک بہت بڑی تقریب میں کر لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر سلطان اس وقت قریب بیٹھی غزالہ کی طرف دیکھا اور فصیحہ کو کمرے میں بلا لیا۔ ظہیر نے وہ رنگ فصیحہ کی انگلی میں پہنا دی۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہو گئے تھے۔ چاروں کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ ایک دن کے بعد ظہیر نے فون کر کے فصیحہ کو ایک شاپنگ سینٹر میں بلایا۔ وہ منگنی کے لیے کچھ خریداری کرنا چاہتا تھا۔ پہلے دونوں نے ایک ریسٹورانٹ میں کچھ کھایا
कुछ बातें की और इसके बाद वो एक बड़े मॉल में चले गए। दोनों ने एक साथ शॉपिंग की। इसका ज़हीर ने बिल अदा किया और वो भी मुस्कुराते हुए इस मॉल से निकलकर अपनी कार के करीब आते हुए ज़हीर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल रहा था, जबकि फसीहा दूसरी तरफ के दरवाजे के पास खड़ी थी कि एक शख्स अचानक वहाँ खड़ी अपनी कार की तरफ आया कि इसकी निगाह ज़हीर पर पड़ी। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा और करीब जाते बोला, तुम जेल से कब रिहा हुए? इस शख्स के सवाल ने ज़हीर को चौंका दिया। इसने अजीब सी नज़रों से इस शख्स की तरफ देखते ही दूसरी नज़र फसीहा पर डाली जो इन दोनों की तरफ देख रही थी। इस शख्स का लहजा इतना बुलंद नहीं था कि फसीहा की समात तक इसकी आवाज़ जाती, लेकिन वो दोनों ही की तरफ मुतवज्जो थी। आपको शायद गलतफहमी हुई है, ज़हीर ने इसी धीमे लहजे में जवाब देकर कार का दरवाज़ा खोला और इस शख्स को नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठना ही चाहता था कि वो फिर बोला, मुझे कैसी गलतफहमी हो सकती है? तुम जिब्रान हो और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं ज़हीर हूँ। यह कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। इसने जल्दी से फसीहा की तरफ का दरवाज़ा खोला और फसीहा गाड़ी में बैठ गई। तुम जिब्रान से ज़हीर कब बने हो? इस शख्स के चेहरे पर हैरत थी। कार के शीशे चढ़े हुए थे, इसलिए इस शख्स की आवाज़ ज़हीर और फसीहा को सुनाई नहीं थी। ज़हीर ने कार स्टार्ट की और वो शख्स नीचे झुका और इसने कार का शीशा अपनी उंगली टेढ़ी करके बजाया। ज़हीर ने इसकी जानिब तवज्जो देने की बजाय कार बैक करनी चाही तो फसीहा बोली, वो शायद आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पता नहीं कौन है, क्या कह रहा था? कुछ नहीं। ज़हीर ने कार बैक की और आगे बढ़ने लगा। इस वक्त ज़हीर कार बैक कर रहा था तो वह शख्स कार की तरफ देख रहा था। फसीहा की नज़रें भी कुछ देर के लिए इस शख्स पर मरकूज हो गई। फसीहा ने नोट किया कि ज़हीर का खुशगवार मूड एकदम बदल गया था। चेहरे पर खामोशी छा गई और फसीहा ने यह भी देखा कि जैसे ज़हीर को घबराहट सी हो रही हो। गाड़ी चलाते हुए एक बार इनकी कार के सामने एक बाइक वाले टकराते टकराते बचा। ज़हीर, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? फसीहा ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। फसीहा ने इसकी तरफ देख कर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़हीर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फसीहा के दिमाग में वो बात अटक गई कि वो शख्स कौन है और इसने ऐसा क्या ज़हीर को कहा कि वो परेशान हो गया। वो कौन शख्स था और इसने ऐसा क्या कहा कि आप परेशान हो गए? फसीहा रह नहीं पाई, इसने सवाल कर दिया। ज़हीर ने फसीहा की तरफ देखा और इसके लहजे में तलही सी आ गई। तुम अभी तक इसके बारे में सोच रही हो? मैं नहीं जानता वो कौन है, तुम भी इसके बारे में सोचना बंद कर दो। फसीहा को इसके लहजे से दुख सा हुआ, वो चुप हो गई। ज़हीर को भी इसी वक्त एहसास हो गया कि इसका लहजा फसीहा के साथ ठीक नहीं था। ज़हीर ने माजरत आमेज़ लहजे में कहा, सॉरी, मुझे अचानक गुस्सा आ गया था, सॉरी। फसीहा ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, मुझे तुम से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़हीर को अपने रवैये पर तासुफ था। इट्स ओके। फसीहा फिर मुस्कुराई। फसीहा का घर आ गया। फसीहा ने गाड़ी से उतरने से कबल ज़हीर को चाय की पेशकश की जो इसने माजरत के साथ कबूल नहीं की और दोनों में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और फसीहा कार से उतर गई। ज़हीर आगे बढ़ गया और फसीहा अपने घर के अंदर चली गई।